सुमन अपने बेटे दया और बहू चंदा के साथ रहती थी। चंदा गांव के कई घरों में काम करके घर चला रही थी, क्योंकि चंदा का पति दया बस सारा दिन नशे में डूबा रहता था। एक रोज चंदा काम करके थकी हारी घर आती है तो उसके सास सुमन चंदा से कहती है, बहू तू थक गई होगी, तू थोड़ा आराम कर ले, मैं शाम का खाना पीना बना देती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, इतने काम में भी क्या ही थकना, और अभी मेरी थकने वाली उम्र है क्या? आप आराम करो, मैं खाना बनाती हूँ। ठीक है बहू, तू ही खाना बना ले, मैं थोड़ा विमला से मिलकर आती हूँ। सुमन इतना कहने के बाद ही घर से निकल जाती है और चंदा खाना बनाने लगती है। तभी दया का आना होता है और वो आते ही नशे की हालत में अपनी पत्नी से पीने के लिए और पैसे मांगने लगता है। ये चंदा, मेरे को पीने का है, ला पैसे ला। सुन रही है कि नहीं सुन रही है तू? बोला ना पैसे चाहिए मुझे। मैं पैसे कहाँ से लाऊं? आपको पता है ना, घर में 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसे कितनी मुश्किल से जुटा पा रही हूँ मैं, लेकिन आपको तो पीने के सिवा और कुछ आता ही कहाँ है। देख चंदा, मुझे पैसे चाहिए, मतलब पैसे चाहिए। तू अभी के अभी मुझे पैसे ला कर दे, वरना मैं तेरे घर का सारा सामान तोड़ फोड़ दूंगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, जैसे ये सामान तो तुम्हारी कमाई से आया है ना। चंदा जब दया को पैसे देने से मना करती है तो दया चंदा के गले का मंगलसूत्र उसके गले से छीन लेता है और उस मंगलसूत्र को देखकर कहता है, इसे बेचकर आज के और कल के पीने का जुगाड़ हो जाएगा। ये आप सही नहीं कर रहे, मैं आपको प्यार से कह रही हूँ, आप वो मुझे वापस कर दो। चल हट जा मेरे आगे से। अगर तूने मुझे पैसे दिए होते ना तो मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता। इतना कहने के बाद ही दया अपनी पत्नी चंदा को धक्का देकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी बाहर सुमन, जो कि अपनी पड़ोसन से बातचीत कर रही थी, वो अपने बेटे को घर से निकलता हुआ देखकर विमला के साथ घर पहुँचती है तो वो देखती है उसकी बहू मटके बर्तन पर गिरी हुई है और उसे चोट भी लगी है। बगल में मटका फूटा हुआ है, बर्तन बिखरे हुए हैं। बहू बहू तो ठीक तो है ना? उठ बहू, ये सब दया ने किया, इस कमीने का मैं क्या करूं? इसने तो पूरे गांव में मेरी बदनामी करवा रखी है। अरे सच में दया कितना बिगड़ गया है। पहले तो ऐसा नहीं था, जब से इसके आवारा दोस्त बने हैं ना, तब से ये बिगड़ ही गया है। अरे बहू तुझे तो बहुत चोट आई है। बहू तू ठीक है ना? तेरे हाथ से खून निकल रहा है। बहू तेरी जिंदगी भी दया की वजह से ही खराब हो चुकी है। मैंने तो सोचा था शादी के बाद सुधर जाएगा, लेकिन ये नहीं सुधरा। मुझे माफ कर दे बहू, कोई दूसरी होती तो अब तक इसे छोड़कर जा चुकी होती। माँ जी, वो मेरा मंगलसूत्र लेकर गए हैं पीने के लिए। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके और मुझे धक्का भी दे दिया, जिस वजह से मैं गिर पड़ी। क्या वो तेरा मंगलसूत्र ले गया? अरे इस कमीने को तो अब घर के सामान बेचकर भी पीने की लत लग गई है। ऐसा बेटा होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चंदा और सुमन आए दिन दया के पीने की आदत और उसके मारपीट से परेशान थी। चंदा को ज्यादा चोट लगी थी, जिस कारण वो कई दिनों तक काम पर नहीं जाती और उसे कई घरों से काम से निकाल भी दिया जाता है, जिससे चंदा और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन वो हिम्मत रखती है और अपना खुद का काम करने का सोचती है। अब देर शाम चंदा अपनी सास सुमन के साथ बाजार जाती है। माँ जी, सब्जी में क्या कुछ लेना है आप बता दीजिए मुझे। सस्ती सब्जियां ले लेना, खाना ही तो है। वैसे भी इतनी गरीबी आई हुई है कि कुछ दिनों में तो खाने पर भी आफत आ जाएगी। माँ जी ऐसा तो मत कहिए, सब ठीक हो जाएगा। अब सब्जी लेने के बाद जैसे ही सुमन और चंदा घर आने लगते हैं तो चंदा की नजर बाजार में खाने पीने की चीजों पर जाती है, जिसे देखकर चंदा अपनी सास सुमन से कहती है, माँ जी, लोगों की भीड़ तो देखिए इन दुकानों पर। ऐसा लग रहा है जैसे इनके घरों में कई दिनों से खाना ही नहीं बना। अरे बहू, लोगों को बाहर की चीजों का बहुत शौक है, हम ही नहीं खाते हैं। बाहर का कुछ तुझे पता है? विमला तो चाउमीन मोमोज सब खाती है, बेटा ला कर देता है, उसका तो कमाता भी है, तो अच्छा है ना। हाँ माँ जी, ठीक कह रही हैं आप, तभी तो विमला काकी को इतना रौब है। अब चंदा घर आती है और देखती है घर में नमक है कि नहीं, और घर में पैसे भी नहीं थे कि वो नमक ला सके, जिस वजह से उसे बिना नमक वाला खाना खाना पड़ता है, जिसके लिए दया भी खूब कलेश करता है। लेकिन चंदा क्या करती, उसका काम तो छूट चुका था। अब अगले ही दिन सुबह सुबह चंदा ही अपने बचे कुचे जेवर लेकर
पैसे लेकर आती है और उनसे ही वो खाने पीने की चीजों की दुकान लगाती है। बहू, तू कर तो लेगी ना ये काम? और क्या बताया तूने, क्या बनाएगी? वो माँ चिली पटाटो बोलते हैं उसे, बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। अरे बहू, मुझे तो बोलना भी नहीं आता, लेकिन तू अपना ध्यान रखना। शाम में बाजार में तू दुकान लगा सकती है, मैं मुखिया जी से बात कर लूंगी, लेकिन शाम में उन्हें 50 रुपए भी देना होगा बाजार में ठेला लगाने के लिए। बस माँ जी कमाई हो जाए, जिससे 2 वक्त की रोटी का तो इंतजाम हो जाएगा। हाँ हाँ, यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी ले जाएंगे, बहू तू चिंता मत कर। अब चंदा अपने चिली पटेटो की दुकान बाजार में खोलती है और नई दुकान देखकर लोग भी पहले तो चंदा की दुकान पर नहीं जाते, लेकिन जब चंदा के हाथों के बने चिली पटेटो के बारे में पता चलता है कि उसमें बड़ा ही स्वाद है, तो लोग चंदा के चिली पटेटो की दुकान पर खींचे चले जाते हैं। अरे बहन जी, क्या चिली पटेटो बनाए हैं, खाकर तो मजा ही आ गया। आपको पसंद आया? और क्या ही चाहिए मुझे। हाँ बहन जी, सही में चटनी में ना बहुत ही ज्यादा स्वाद है। चलो, मेरे ग्राहकों को चिली पटाटो पसंद आ रहा है, वही मेरे लिए काफी है। अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन चंदा की चिली पटेटो की दुकान अच्छी चलने लगी थी। लेकिन दया अब और भी ज्यादा पैसे अपनी पत्नी और माँ से मांगने लगता है। माँ, चंदा, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पीना है। कौन माँ और कौन पत्नी? आज कितने दिन पर घर आया है और कहाँ पीकर पड़ा था? वो मैं अपने दोस्त के साथ था। आप मुझे पैसे दे रही हो या नहीं दे रही हो, ये बताओ। नहीं है मेरे पास पैसे, अगर होते ना तो इस तरीके से हम गरीबी की जिंदगी नहीं जी रहे होते, और हमारे परिवार की गरीबी सिर्फ तेरे ही कारण है। माँ देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। तुझे जो करना है कर ले, मैं पैसे नहीं देने वाली। अब जैसे ही दया अपनी माँ और पत्नी से पैसे ना देने की बात सुनता है तो वह घर का सामान तोड़ने फोड़ने लगता है, और जैसे ही चंदा को मारने जाता है वैसे ही सुमन पास रखा डंडा उठाती है और दया को मारने लगती है। माँ ये क्या कर रही हो आप? अरे अरे, मार क्यों रही हो? अरे अरे, मेरा भी हाथ उठ सकता है, सोच लो आप। मैं आपको मारना नहीं चाहता, मजबूर क्यों कर रही हो मुझे कि मैं आपको मारूं? माँ जी छोड़ दीजिए, इन्हें मारने दीजिए, मैं भी तो देखूं कितना मार सकते हैं ये मुझे। गांव में तो इन्हें कोई मुंह भी नहीं लगाता, और यहाँ ये ऐसे दिखाते हैं जैसे कितने इज्जतदार है। वहाँ बाजार में लोग मुझे सिंपैथी दिखाकर जाते हैं कि मैं बेचारी औरत दुकान चला रही हूँ। नहीं बहू, आज तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। चंदा तुम सही कह रही हो, ये सारा कलेश मेरी आदत के कारण हुआ है। मैं ये घर छोड़ के ही चला जाता हूँ। अरे तुझ में शर्म है कि नहीं? शराब नहीं छूट सकता, लेकिन तुझे घर से जाना है। दया को कोई घर से जाने से रोकता भी नहीं है। इधर सुमन और चंदा अपने पति के जाने के बाद उसकी चिंता में थे, लेकिन अगली सुबह तक दया अच्छे से कपड़े पहने बाल कटाए घर आता है और अपनी माँ और पत्नी से वादा करता है कि वो शराब को हाथ भी नहीं लगाएगा। अचानक क्या नाटक है तेरा? मैं भी देखूं तू कब तक ऐसे ही रहता है। माँ मैं सच कह रहा हूँ, अब से मैं बदल चुका हूँ। अब मैं भी चंदा के साथ बैठ के ना चिली पटेटो की दुकान लगाया करूँगा और आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। इतनी जल्दी तो दया के पीने की आदत नहीं जाती, लेकिन वो पीना कम कर देता है और अपनी पत्नी और माँ का ख्याल रखता है, और अपनी पत्नी के साथ शाम के समय चिली पटेटो की दुकान भी लगवाता है। पूनम सुबह देर तक अपने कमरे में सो रही थी। तभी वहाँ पूनम की माँ सुजाता आती है और पूनम को उठाने लगती है। अरे ओ महारानी, क्या हो गया? नींद पूरी नहीं हुई अब तक, या फिर आज उठने का मन ही नहीं है? क्या माँ, कल रात को मैं देर से सोई थी, इसलिए मेरी आँख नहीं खुली। अच्छा, और देर रात में क्यों सोई थी? ये भी तो बताना कि फोन चला रही थी। हाँ, वो मैं रील्स देखने लग गई थी, पता ही नहीं चला कब टाइम हो गया, और जब टाइम पर नजर गई तो मैं फोन रखकर तुरंत सो गई। ऐसी बात नहीं है कि मैं सोती ही रह गई। पूनम तू सुधर जा, बहुत हो गया तेरा। अरे अब तू बड़ी हो गई है, कुछ तो समझदार बन। माँ मैं बहुत समझदार हूँ। मेरे दोस्तों में कभी भी किसी को भी कोई परेशानी होती है तो वो मेरे पास ही आते हैं, और आप बोल रही हैं कि मैं समझदार नहीं हूँ। हाँ हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि तू कितनी समझदार है। अब ज्यादा दिमाग मत खा और जल्दी से उठ। मैंने आलू के पराठे बनाए हैं, आजा खा ले। ठीक है माँ, अभी आती हूँ थोड़ी देर में, ब्रश कर लूँ पहले। पूनम अपनी माँ की एक लौती बेटी थी, इसीलिए पूनम बहुत ज्यादा लाडली थी। ऐसे ही एक दिन पूनम और सुजाता दोनों तैयार हो रहे होते हैं। तभी सुजाता पूनम से कहती है, तुझे सब कुछ अचानक से ही बोलना होता है क्या? अरे तुझे पहले नहीं बताया गया कि आज तेरी दोस्त की शादी है? बताया होता तो कम से कम उसे देने के लिए कुछ अच्छा ही ले लेते हम। माँ मैंने शादी का कार्ड देखा ही नहीं था,
मुझे लगा कि अभी शादी में टाइम है, तभी तो मैं अभी आराम से बैठी थी ना। अब मुझे क्या पता था कि उसकी शादी इतनी जल्दी हो जाएगी। तभी कहती हूँ बेटा कि कोई भी काम इतनी जल्दबाजी में नहीं किया करते। देख, तेरी वजह से अब मुझे भी कितनी जल्दी तैयार होना पड़ रहा है। कभी तो अपनी माँ की भी सुन लिया कर। माँ, अब मेरी क्या गलती है इसमें, और मैंने क्या जल्दबाजी कर दी? आप तो कुछ भी बोल रही हो। अभी आधे घंटे पहले ही तो मुझे पता चला कि मेरी सहेली की आज ही शादी है। तो जब पता ही आधे घंटे पहले लगा है, तो अब जल्दी तैयार नहीं होंगी तो क्या करेंगे हम? जल्दी यही है कि तू अगर पहले ही शादी का कार्ड देख लेती तो क्या बिगड़ जाता। खैर छोड़, अब इन बातों में कुछ नहीं रखा है। जल्दी से तैयार हो जा, फिर चलते हैं हम दोनों। सुजाता और पूनम दोनों तैयार होकर जल्दी से शादी के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों पूनम की सहेली रिया के घर पहुंचते हैं, जहां शादी जैसा अभी कुछ भी नहीं हो रहा था। ये देखकर सुजाता पूनम दोनों ही चौंक जाते हैं। तभी पूनम की सहेली भी वहां आती है और दोनों को इतना तैयार देखकर कहती है, अरे पूनम आंटी जी, आप दोनों यहाँ अचानक से कैसे? और आप दोनों इतना तैयार क्यों हुए हो? कहीं बाहर शादी में जा रहे हो क्या आप दोनों? बेटा, हम तो यहाँ तेरी ही शादी के लिए आए थे। पूनम ने कहा था मुझसे कि तेरी शादी हो रही है। उसने शादी का कार्ड देखा नहीं ना, तो अभी पता चला कि शादी आ जाए, इसलिए हम जल्दी में आ गए। क्या? मेरी शादी में? क्या हुआ? तो इतना जोर जोर से क्यों हंस रही है? हमें बता तो सही, यहाँ कोई फंक्शन क्यों नहीं हो रहा? आज ही है ना तेरी शादी? अभी तूने मुझे फोन पर बताया था ना। नहीं यार, मेरी आज शादी नहीं है और मैंने तुझे फोन पर याद दिलाने के लिए बोला था। 1 महीने बाद आज के दिन ही मेरी शादी है। यार तू भी ना पूरी बात तो सुनती ही नहीं है। पूनम तू सुधर जा, हमेशा ही काम बिगाड़ती है। चल अब घर यहाँ से। यहाँ आकर हमारी बेइज्जती तो करवा ही दी है। एक तो इतनी जल्दी में हमें यहाँ आना पड़ा। पूनम अपनी जल्दबाजी के चक्कर में कई सारे काम बिगाड़ देती थी और फिर बाद में ऐसे ही उसे डांट खानी पड़ती थी, लेकिन वो फिर भी सुधरती नहीं है। पूनम अब जल्दबाजी करती और काम बिगाड़ती थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद सुजाता पूनम को कुछ पैसे देती है और बोलती है, पूनम ये ले पैसे, और पड़ोस वाली रमा आंटी को दिया। मैंने उनसे लिए थे ना पैसे। आपने उनसे क्यों पैसे लिए? वो तो खुद ही आपसे पैसे मांगती रहती है। अब क्या इतनी अमीर हो गई है कि उन्होंने आपको पैसे दिए? तू दिमाग मत चला, वो तेरे पास है नहीं, क्योंकि तू बस जो मैंने कहा है ना वो कर। ठीक है माँ, मैं दे आऊंगी पैसे। अच्छा, थोड़ी देर में जाऊंगी मैं। नहीं अभी जा, वरना थोड़ी देर में तू भूल जाएगी ना कि मैंने कोई काम भी दिया था तुझे। अपनी माँ की बात सुनकर पूनम तुरंत पड़ोसन रमा के घर जाती है, जहाँ रमा की बेटी सोम्या होती है। पूनम सोम्या से कहती है, रमा आंटी कहाँ है? माँ तो बाहर गई हैं, कुछ सामान लेने। क्या हुआ, माँ से कोई काम था क्या तुम्हें? हाँ, वो माँ ने कुछ पैसे दिए थे और कहा था कि रमा आंटी को दे देना। मैं बस इसलिए आई थी। अच्छा तो कोई बात नहीं, मुझे दे दो, मैं दे दूंगी माँ को जब माँ आएंगी। ठीक है, लेकिन याद से दे देना। और हाँ, ये भी बोलना कि पूनम देने आई थी। पूनम सोम्या को पैसे देकर वहाँ से चली जाती। कुछ देर बाद सुजाता के घर रमा आती है और गुस्से में रमा से कहती है, सुजाता, तू मेरी बेटी को क्यों पैसे देकर गई? मैंने तुझे पहले ही बताया था ना कि मेरी बेटी को पैसे मत दिया कर, उसकी वैसे ही तबीयत खराब रहती है। और तू पैसे देकर गई तो उसने तुरंत बाहर का खाना मंगवा लिया और अब उसकी तबीयत फिर से खराब हो गई। लेकिन मैंने तो पूनम को दिए थे पैसे, और ये भी कहा था कि पैसे रमा को ही दे के आना। सुजाता तुरंत पूनम को वहाँ बुलाती है और पूनम के आने पर बोलती है, पूनम, मैंने तुझे पैसे रमा आंटी को देने को कहा था ना, तो तूने दिए क्यों नहीं रमा आंटी को पैसे? नहीं, मैंने तो इनकी बेटी सौम्या को दिए थे। रमा आंटी तो घर पर ही नहीं थी। मुझे तो कुछ बोलना ही नहीं है। तेरी बेटी ने आज तक कोई काम बिना बिगाड़े किया है क्या, जो अब कर देगी? अरे सब कुछ पता होने के बाद भी पूनम हमेशा ही गलती करती रहती है। बाहर वालों से भी पूनम को बहुत डांट पड़ती है और पूनम अब कोशिश भी करती है कि उससे कोई भी गड़बड़ ना हो, लेकिन पूनम तो अब पूनम ही थी और वो बिना गलती के कहाँ रह पाती। वो हमेशा गलती करती थी। कुछ दिनों के बाद पूनम के घर कल्पना नाम की औरत अपने बेटे अर्जुन के साथ आती है। घर में सुजाता नहीं थी, इसीलिए पूनम उनसे कहती है, जी आप दोनों कौन और यहाँ क्यों आए हैं? वो हमें यहाँ तुम्हारी माँ ने बुलाया था, जरा अपनी माँ को बुला लो। माँ तो घर पर नहीं है, लेकिन आपने बताया ही नहीं कि आप हो कौन। मैंने तो पहले आपको कभी माँ के साथ देखा ही नहीं।
आप माँ को कैसे जानती हो? क्या लगती हो मेरी माँ की? बेटा, घर पर मेहमान आए हैं, तू तो गेट पर ही खड़े करके सवाल जवाब किए जा रही है। चाय पानी नहीं पूछते हो क्या तुम लोग मेहमानों को, या फिर ये रिवाज ही नहीं है तुम लोगों के घर का? नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं बस पूछ रही थी। मैं तेरी माँ की दूर की बहन हूँ, मिलना जुलना तो वैसे भी कम ही होता है, इसीलिए तुझे मेरे बारे में खास नहीं पता है। खैर कोई बात नहीं, अब मैं आई हूँ ना, मैं तुझे बताती हूँ सब। पूनम उन लोगों को अंदर लेकर जाती है और चाय पानी देती है। कल्पना पूनम को भी जबरदस्ती चाय पिला देती है। काफी देर बाद जब सुजाता आती है तो देखती है कि घर का सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा था, काफी कुछ गायब था। पूनम वहीं बेहोश होती है। सुजाता पूनम को उठाती है और उसके मुंह पर पानी डालती है। जब पूनम को होश आता है तो सुजाता कहती है, पूनम क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है ना? तू बेहोश कैसे हो गई? और घर का सामान यहाँ वहाँ बिखरा है, आधा सामान गायब है। यहाँ कौन आया था? माँ, एक औरत आई थी लड़के के साथ, कह रही थी आपकी कोई दूर की बहन है। मैंने उन्हें अंदर आने को दिया और चाय पिलाई, लेकिन उन्होंने चाय नहीं पी और मुझे ही जबरदस्ती चाय पिला दी। इसके बाद मैं बेहोश हो गई और मुझे कुछ भी याद नहीं है। हे भगवान, दिन दहाड़े चोरी हो गई हमारे घर में और तुझे पता भी नहीं चला। तेरी शादी करनी थी, इतना खर्चा था, वो सब कैसे होगा? हमारा तो काम ही बिगड़ गया ना पूरा। पूनम की बेवकूफी से सुजाता को इतना भारी नुकसान चुकाना पड़ता है। सरला सुबह सुबह अपने बेटे अजय को खाना देते हुए ताने भी दे रही होती है। तू मुझे आज बता ही दे कि तुझे शादी करनी है या नहीं। मैं तेरे लिए खामखाही रिश्ते देख रही हूँ और तू इतना बड़ा बिजनेसमैन हो रहा है कि मेहमान यहाँ बैठे हुए हैं और तू आता ही नहीं है। घंटों तेरे इंतजार में लड़की बैठी रहती है और जाते हो मुझे कल को कह गए कि आपकी बेटी की शादी अब हो ही नहीं सकती। मम्मी, आप मुझे पहले ये बता दो कि आप मुझे ताना देकर पेट भरना चाहती हो या खाना देकर? एक साथ तो दोनों हजम नहीं होगा। अरे रे नलायक, थोड़ी तो शर्म कर ले। आज अगर तेरा बाप होता ना तो तुझे बताता, तू तो मेरे हाथों से निकल ही चुका है। मम्मी देखो, कुछ समय और दे दो, एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, उसके बाद जिससे मन हो करवा देना शादी। हाँ हाँ, मैं भी देखती हूँ कि तुझ जैसे नालायक को काम कौन देता है और कब तू शादी करता है। अब तो तेरे लिए कोई रिश्ता भी आएगा ना तो मैं तो साफ साफ कह दूंगी कि मेरे नालायक बेटे को अगर आप अपनी बेटी दे रहे हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। हाँ हाँ ठीक है, आप उनसे यही कहना। अभी मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के घर। आज तक मैंने तेरे इस दोस्त को तो नहीं देखा जिससे तू जोरू की तरह मिलने जाता है। कहीं तेरा किसी लड़की के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा ना? माँ, आपको अपने बेटे पे यकीन नहीं है? अगर नहीं है तो ठीक है, लेकिन मैं अपने पिता का नाम मिट्टी में मिलने नहीं दूंगा। मुझे अच्छे से पता है, ऐसी बात करने वाले ही 5 बच्चों की माँ को दिल दे देते हैं। अगर ऐसा हुआ तो तू सोच ले, मैं तुम दोनों का क्रियाक्रम एक साथ ही करूंगी। अजय को तो अपनी माँ के ताने सुनने की आदत हो चुकी थी और सरला को अपने बेटे को सुनाने की, क्योंकि अजय कोई भी काम नहीं करना चाहता था। पूरे दिन घूमना और भूख लगने पर घर आकर खाना खाना, बस उसका यही काम था। सरला अपने नसीब को कोसते हुए काम कर रही होती है, तभी उसकी पड़ोसन विमला का वहाँ आना होता है। अरे ना जाने कौन से बुरे कर्म किए थे मैंने, जो ऐसी नालायक औलाद मेरे नसीब में लिखी है। एक जिम्मेदारी को नहीं समझता है ये लड़का, पूरे दिन बस घूमता रहता है और खाता रहता है। ऐसे में कौन ही अपनी बेटी देगा इसको। अरे सरला, क्या हो गया? इतना गुस्से में क्यों है? कोई बात हुई है क्या? अरे विमला, तू कब आई? मैंने तो तुझे देखा ही नहीं आते। तू तो जानती है ना मेरे नालायक बेटे के बारे में, ना तो वो शादी करना चाहता है और ना ही कोई काम ढूंढ रहा है। अरे सरला, मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ। तू भी अपने बेटों से बहुत परेशान है और मेरा बेटा तो रात के 10-11 बजे से पहले घर ही नहीं आता और आजकल तो वो पीकर भी आने लगा है। ना जाने कैसी संगत में पड़ गया है वो। अरे विमला, बस एक यही पाप तो अभी तक मेरे बेटे ने नहीं किया, लेकिन मैं तुझे बता रही हूँ वो इसे भी करके मुझे दुख देगा। सरला, मेरा तो मन हो रहा है सब छोड़ छाड़ कर यहाँ से चली जाऊँ। बहुत परेशान हो गई हूँ। अरे जाने दे, ये तो सुधरने से रहे। बस मैं तो इन्हें समझा ही सकती हूँ। जिस दिन मरूंगी ना उस दिन इसे समझ आ जाएगा कि माँ सही कह रही थी। अच्छा तू मुझे ये बता, शाम में बाजार चलेगी मेरे साथ? हाँ हाँ, मैं भी तुझे यही कहने आई थी, शाम को बाजार चलेंगे। अब सरला अपने कामों में लग जाती है और विमला भी वहाँ से चली जाती है।
अब देर शाम सरला और विमला दोनों ही बाजार के लिए निकलते हैं और रास्ते में चलते हुए बातें भी कर रहे होते हैं। तुझे पता है सरला, कांता का बेटा एक लड़की को भगा कर लाया था और लोग तो कह रहे थे कि वो लड़की भी मुस्लिम थी। कांता ने तो अपने बेटे को मारा भी था, लेकिन लड़की का भाई और बाप भी आकर उस लड़के को पीट कर गए हैं। अरे हाँ, मैं तो पूछना ही भूल गई तुझसे। अरे घर का ही इतना काम हो जाता है कि घर से निकल ही नहीं पाती हूँ, और एक मेरा नालायक बेटा, उसके कारण तो मैं इतनी टेंशन में रहती हूँ। अरे बहुत लड़ाई झगड़े हुए, बहुत। रात का समय था तो मुझे आवाज आई तो मैं भी उठ गई। अरे एक मिनट सरला, वो तेरा ही बेटा है क्या? अरे कहाँ है वो नालायक? मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। लगता है इस नालायक के लिए रोते रोते आंखें भी खराब हो गई हैं मेरी। अरे ध्यान से देख, तेरे बेटे के साथ एक बुरखे वाली लड़की है और वो उसका हाथ पकड़े हुए है। आ तुझे लेकर चलती हूँ। मुझे तो लग रहा है तेरे बेटे का किसी मुस्लिम लड़की से चक्कर चल रहा है। अरे सरला, वो तो हमें देखकर भागे जा रहे हैं। विमला और सरला बाजार में अजय और उस बुरके वाली लड़की को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें अजय और वो लड़की कहीं नहीं मिलते। अब विमला और सरला सब्जियां लेकर घर आने लगती हैं। विमला, मैंने तो अजय को देखा ही नहीं, लेकिन तू सच कह रही है ना? तूने मेरे अजय को देखा था ना, लेकिन वो बुरके वाली लड़की के साथ कर क्या रहा था? अरे तेरे सर की कसम, वो तेरा ही बेटा था। मैं तो कह रही हूँ वो तेरे हाथों से निकल चुका है। अब तू कुछ भी कर ले। आज आने दे से घर। इसे मैंने भी ना घर से बाहर निकाला ना, तो मेरा नाम भी सरला नहीं। अब सरला घर पहुंचती है तो वो देखती है उसका घर खुला हुआ है। विमला भी साथ में सरला के घर आती है और देखती है कि अजय तो घर में ही है। अजय, तू अभी किसके साथ बाजार में था? देख, मुझसे झूठ मत बोलियो, क्योंकि विमला की नजर बाज से भी तेज है। सच बोल, विमला क्या कह रही है कि तू किसी लड़की के साथ बाजार में घूम रहा था? देखो देखो कितना बेशरम हो गया ये। मैं इससे पूछ रही हूँ कि तू किसके साथ था, और ये है कि मुस्कुराए जा रहा है। माँ, मैंने आज आपका सपना पूरा कर दिया। अरे नूरी, अरे माँ के लिए पानी ले आओ, और हाँ, विमला आंटी के लिए भी ले आना। नूरी, सरला तूने नई नौकरानी रख ली क्या? चुप कर, ये नाम तो कहीं तो उस बुरके वाली को इस घर की बहू तो नहीं बना ले आया? अरे माँ, आप बैठो ना, क्यों इतना सोच रही हो? पहले आने तो दो अपनी बहू को, मतलब नूरी को। अजय जिससे प्यार करता था वो उससे शादी भी कर चुका था, और बाजार में जो लड़की थी असल में वही सरला की बहू बन चुकी थी। नूरी मुस्लिम थी, और जब नूरी पानी लाती है तो विमला और सरला की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सरला की मुस्लिम बहू? क्या हो गया? सत्यानाश! अरे दूर हट, मैं तेरे हाथों का पानी भी ना पीऊं? अरे विमला, मुझे मेरे कमरे तक छोड़ा, वरना मैं तो यहीं मर जाऊंगी। इस कुलक्षणी के चक्कर में ये शादी नहीं कर रहा था, अब ये घर घर नहीं रहा। विमला, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। माँ, नूरी से मैं प्यार करता हूँ और उसके बिना रह नहीं सकता, जी नहीं सकता। माँ, और प्यार किया तो निभाना तो था ही ना। तू इसके बिना नहीं रह सकता था, लेकिन अब तो अपनी माँ को खोकर माँ के बिना रहेगा। तूने मेरे मरने का उपाय कर दिया। राम राम, हे शिव, ये मेरे बेटे ने क्या अनर्थ कर दिया। माँ चलो, मैं आपको आपके कमरे में छोड़ आता हूँ। तू तो मुझे छू ही मत। तूने तो मेरा धर्म ही भ्रष्ट कर दिया। ना जाने ऊपर जाके मैं भगवान को क्या जवाब दूंगी। सरला को जब पता चलता है कि उसका बेटा एक मुस्लिम लड़की के साथ शादी करके घर ले आया है, तो सरला अपने कमरे से रात से निकलती ही नहीं और अपने बिस्तर पर बैठी राम नाम जाप कर रही होती है। अम्मी जान, आज मेरी पहली रसोई है। हम खाने में क्या बनाए आपके लिए? माँ, नूरी आपसे कुछ कह रही है। खाने में क्या बनेगा बता दो। दोनों के दोनों मेरे कमरे से बाहर जाओ, और इसे तू कह दे ना ये मेरी बहू है और ना मैं इसे कभी बहू के रूप में स्वीकार करूंगी। और इसे कह दे कि इसकी पहली रसोई हो या आखिरी रसोई, इससे ही मुबारक। मैं मरने को मर जाऊं, लेकिन इसके हाथ का पानी तक ना पीऊं। अम्मी जान, हमसे कोई गलती हुई है क्या? हम तो यहाँ अपना घर परिवार छोड़ कर आए हैं, वो भी आपके साथ रहने। और अगर हमें यहाँ भी प्यार नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे अम्मी जान? पहली बात तो ये, तू मुझे अम्मी जान बोलना बंद कर। ये तू तब सोचती ना जब तुझे इस नालायक के साथ भागने का फैसला किया था। देख अजय, इसे मुझसे दूर रख, वरना मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। सरला अपनी बहू की पहली रसोई का बना खाना तो क्या, अपनी बहू से ठीक से बात तक नहीं करती है।
क्योंकि सरला चाहती थी कि उसके घर में उसकी तरह घर संभालने वाली और पूजा पाठ में ध्यान देने वाली बहू चाहिए। लेकिन उसके बेटे ने तो एक मुस्लिम लड़की से शादी कर ली थी